बात है 1997 की। अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म मृत्युदाता रिलीज होने वाली थी और एक स्क्रिप्ट राइटर उनके लिए एक कहानी लिख रहा था। कहानी थी एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की जिसकी बेटी एक गरीब मैकेनिक से प्यार करती है। पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। क्लाइमेक्स में बेटी किडनैप हो जाती है और बाप और वो मैकेनिक मिलकर बेटी को बचा लेते हैं। लेकिन इन सब में बाप को गोली लग जाती है। मरने से पहले वो अपनी बेटी का हाथ उसी गरीब मैकेनिक को दे देता है। फिल्म में बाप का रोल अमिताभ बच्चन करने वाले थे, बेटी का रोल दिया गया करिश्मा कपूर को और मैकेनिक का रोल किसी न्यूकमर को। लेकिन जिस दिन राइटर ये कहानी लिख रहा था उसी दिन मृत्युदाता का पहला दिन था। टिकट काउंटर का हाल देखकर प्रोड्यूसर ने राइटर को कॉल करके कहा कि फिल्म का हाल बहुत खराब है, स्क्रिप्ट में बच्चन का रोल छोटा करो। राइटर ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अगले दिन प्रोड्यूसर ने कॉल करके फिर कहा, स्क्रिप्ट ऐसी लिखो जिसमें कहानी सिर्फ बेटी और मैकेनिक के इर्द गिर्द हो, बच्चन का रोल और छोटा कर दो। डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ से नाराज थे और फिर संडे को प्रोड्यूसर ने राइटर से कह दिया कि बच्चन को कहानी से पूरी तरह हटा दो। उनके नाम पर फिल्म खरीदने को कोई तैयार नहीं है। उनकी जगह कोई और, जैसे कि प्राण साहब को ले लो। ये सुनकर राइटर, जो खुद अमिताभ का बड़ा फैन था, फिल्म ही छोड़ देता है। अगर आप भी अमिताभ के फैन हैं तो शायद आपको ये सुनकर बुरा लगे, पर सच्चाई यही है। मृत्युदाता अमिताभ की कंपनी एबीसीएल की पहली फिल्म थी जिसमें वो खुद एक्टर थे, लेकिन अपनी कंपनी को कर्ज से निकालने की उनकी ये कोशिश भी फेल हो गई। उल्टा और बड़ा नुकसान हो गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एबीसीएल की। अमिताभ ने इसे क्यों लॉन्च किया और क्यों ये इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। लेट 80s में अमिताभ की जिंदगी मुश्किल में चल रही थी। पहले बोफोर्स स्कैम में नाम आया, जिसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। तूफान, जादूगर, अग्निपथ, गंगा जमुना सरस्वती, सब एक के बाद एक डिजास्टर। अर्ली 90s में हम और खुदा गवाह ने थोड़ा बिजनेस किया, लेकिन उसके बाद अमिताभ ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और चले गए अमेरिका। 1994 में अमिताभ लौटे और लॉन्च किया एबीसीएल। मकसद था पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स जैसा एक बड़ा इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट कॉरपोरेशन बनाना, जो फिल्में प्रोड्यूस करे, म्यूजिक लॉन्च करे, टैलेंट मैनेज करे, लाइव इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे और टीवी शो बनाए। उनका विजन था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म और कॉरपोरेट कल्चर लाया जाए। शुरुआत में एबीसीएल ने सफलता भी देखी। देख भाई देख जैसा हिट टीवी शो दिया, मणिरत्नम की बॉम्बे के राइट्स खरीदे और कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इस सफलता को देखकर बैंकों ने भी निवेश करना शुरू कर दिया। इस कंपनी का सीईओ बनाया गया हिंदुस्तान लीवर के संजीव गुप्ता को। 1995 में कोटक महिंद्रा कंसोर्टियम से 676 मिलियन की इक्विटी उठाई गई। प्रोजेक्शन था 1996 तक 574 मिलियन टर्नओवर का, 1997 तक 1.3 बिलियन, 1998 तक 1.79 बिलियन और 2000 तक 20 बिलियन टर्नओवर का। लेकिन 1996 से सारे प्रोजेक्ट फ्लॉप होने लगे। सबसे बड़ा झटका मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने से आया। 80 मिलियन खर्च करके दूरदर्शन स्लॉट खरीदा, बैंगलोर में स्टेडियम बुक किया, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से लोग आए ही नहीं। एक रात में करोड़ों का नुकसान। साथ ही जिन फिल्मों के राइट्स खरीदे, जैसे सजाए काला पानी, सात रंग के सपने, नाम क्या है, ये सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। आमिर खान, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स के एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं। फंड्स जुटाने के लिए अमिताभ खुद एंडोर्समेंट करने लगे। फिर 1997 में एक्टिंग में कमबैक किया मृत्युदाता से। सबको लगा शहंशाह वापस आ रहे हैं। गाने भी हिट हुए। दलेर मेहंदी का नाना नाना नारे, डायरेक्टर मेहुल कुमार की क्रांतिवीर और तिरंगा हिट थी, इसलिए उम्मीदें ऊंची थी। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। कमजोर स्क्रिप्ट, घटिया कहानी। एबीसीएल का सपना एक बार फिर टूट गया। अमिताभ की इमेज को झटका लगा। बाद की फिल्में लाल बादशाह, मेजर साहब, कोहराम, सूर्यवंशम सब एक के बाद एक फ्लॉप या एवरेज रही। एबीसीएल की क्रेडिबिलिटी डाउन होने लगी। 1997 में यूटीवी ने कोर्ट से वारंट लिया एबीसीएल की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए। 1998 में एबीसीएल को जुहू का लेविश ऑफिस छोड़ना पड़ा
और सहारा इंडिया के एक छोटे से ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा। अमिताभ और जया सहारा की फाइनेंस स्कीम प्रमोट करने लगे फंड्स के लिए। 1999 में कैनरा बैंक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाल दिया और उनका बंगला प्रतीक्षा अटैच करने की डिमांड की। क्रेडिटर्स के प्रेशर में एबीसीएल ने बीआईएफआर के पास एप्लीकेशन दी ताकि कंपनी को सिक कंपनी घोषित किया जा सके। इतना ही नहीं, अमिताभ का स्टारडम इतना गिर गया कि डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्में लेने से कतराने लगे। सिर्फ वही फिल्में बिकती थीं जिसमें उनके साथ कोई बैंकेबल स्टार हो, जैसे बड़े मियां छोटे मियां में गोविंदा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। स्टार प्लस ने हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का इंडियन वर्जन बनाने का सोचा। अमिताभ को होस्ट ऑफर किया। उस वक्त फिल्म स्टार्स टीवी को छोटा मीडियम मानते थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने शो स्वीकार कर लिया। उन्हें पता भी नहीं था कि ये कदम उनकी जिंदगी बदल देगा। साथ ही अमिताभ यश चोपड़ा से मिले और उन्होंने मोहब्बतें ऑफर कर दी। यहाँ अमिताभ पहली बार शाहरुख खान के सामने नजर आने वाले थे। 2000 में केबीसी टेलीकास्ट हुआ और सबसे बड़ा टीवी हिट बन गया। मोहब्बतें रिलीज हुई और वो भी सुपर हिट रही। अमिताभ फिर से सुपरस्टार बन गए। केबीसी के 85 एपिसोड के लिए उन्हें मिले 15 करोड़ रुपए और धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया। 20 साल बाद वो सपना जो अमिताभ ने एबीसीएल के जरिए देखा था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देने का, सच हो गया। बस उसे पूरा करने वाले कुछ और ही लोग निकले। यशराज फिल्म्स, धर्मा, यूटीवी, रिलायंस एंटरटेनमेंट और बाद में नेटफ्लिक्स और अमेज़न। एबीसीएल अपने वक्त से आगे था, लेकिन गलत प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल हो गया। लेकिन उसका विजन आज की फिल्म इंडस्ट्री की नींव बन गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।